अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द आस्क मी फ़िज़िक्स चैनल। क्लास 9 के फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 4 में एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का जो पार्ट 2 वीडियो है वो आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। इस वीडियो में हम प्रॉब्लम नंबर 4 को उसको डिस्कस करेंगे। दो बच्चे हैं जिसके जो वेट्स आपको दिए गए हैं कि 300 न्यूटन है और 350 न्यूटन है, और वो जो है 6 मीटर लंबे एक सीसा पर बैठे हुए हैं। इसको हम डायग्राम पे समझेंगे अभी। और इस सीसा का जो पिवट है वो सेंटर पर है। तो तीसरा बच्चा कहाँ पर बिठाया जाए, ठीक है, कि दोनों साइड पर जो इक्विलिब्रियम है हॉरिजॉन्टल लोकेशन पर वो जो है बराबर रहे, यानी थर्ड बच्चे का जो वेट होगा वो 250 न्यूटन होगा। अभी इसको हम कहाँ पर बैठाएं, पहले तो हमें जो है देखना है कि कहाँ पर जो है ज़्यादा आपको टार्क किस साइड पर ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो उस साइड के अपोजिट पर हम इस दूसरे थर्ड बच्चे को बिठाएंगे। अभी यहाँ से हम डेटा निकालते हैं कि हमारे पास जो डेटा है, फिर उसके हिसाब से हम डायग्राम को भी समझेंगे। जो हमारे पास दो बच्चे हैं, ठीक है, वेइंग उसको कह रहे हैं कि 300 न्यूटन और 350, ये एक साइड पर और दूसरे साइड पर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आपके पास जो वेट 1 है इसको आप 300 न्यूटन 350 न्यूटन कंसिडर करें चले, और जो वेट नंबर 2 है उसको आप जो है वो 300 न्यूटन कंसिडर करें, और आपके पास थर्ड बच्चा भी है इधर जो आप उसको 250 न्यूटन कंसिडर करेंगे, ठीक है। अभी जो यहाँ पर हमारे पास जो ये सिचुएशन बनता है, पहले तो आपने जो है ये W2 बैठा दिया, W1 बैठा दिया। ये 6 मीटर लॉन्ग सीसा है, तो 3 सेंटीमीटर 3 मीटर इस साइड पर और 3 मीटर इस साइड पर होगा। तो आप जो है R1 को भी 3 मीटर कंसिडर करें और R2 को भी आपने 3 मीटर कंसिडर करना है। अब हमने इस तीसरे बच्चे को कहाँ पर बैठाना है कि ये दोनों जो है वो क्या हो, इसका जो आपको बैलेंस रिज़ल्ट मिल जाए, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास, चलो ये पोजीशन हम इधर रखते हैं, ये R3 है, इसका वेट 3 हमें दिया गया है, 250 है, ठीक है। ये 250 वेट हमें दिया गया है ऑलरेडी, ये न्यूटन में है। तो पहले तो आप इसका जो देखोगे तो ये 350 न्यूटन 3 मीटर डिस्टेंस पर है और 300 न्यूटन वाले भी 3 मीटर डिस्टेंस पर है। तो यहाँ तो अगर इस बच्चे को आप नेगलेक्ट करते हैं, इस थर्ड बच्चे को, तो फिर ये सीसा बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि दोनों सेम डिस्टेंस पर है पिवट से, लेकिन एक साइड पर वेट ज़्यादा होने की वजह से आपके पास जो एंटी क्लॉकवाइज टार्क यहाँ पर पैदा होगा, एंटी क्लॉकवाइज टार्क वो ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर ये सीसा जो है इस तरह मूव करेगा, ठीक है। लेकिन इस वेट की वजह से जो क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस होता है वो इससे हज़फ होके जो कुछ पोर्शन इससे हज़फ होगा, बाकी जो है बाकी जो नेट रिज़ल्ट टार्क का बचेगा वो इस साइड पर मूव करेगा ये सीसा। तो हम क्या करते हैं, तीसरे बच्चे को यहाँ पर आप जो है एडजस्ट करते हैं किसी ऐसे पॉइंट पर कि उसका टार्क जो है वो इसमें जो डिफरेंस आ रहा है इन दोनों में वो उसको बैलेंस कर सके। तो इसके लिए हमें प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का जो है वो कंसेप्ट होना चाहिए। सोल्यूशन में हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, ठीक है। ये जो है इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के हिसाब से हमारे पास जो क्लॉकवाइज टार्क होगा, क्लॉकवाइज जो टार्क होगा वो बराबर होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज टार्क के, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्लॉकवाइज टार्क बन रहा है वो इस डायरेक्शन में देख सकते हैं आप, ये क्लॉकवाइज टार्क है हमारे पास। तो ये दो फैक्टर्स दो चीज़ें बना रही हैं, यानी अगर हम क्लॉकवाइज टार्क यहाँ पर इस बच्चे से इस वेट की वजह से जो टार्क बन रहा है उसको आप टार्क 2 और इसको आप टार्क 3, और यहाँ जो वेट बन रहा है उसको आप टार्क 1 का नाम देंगे, तो बहुत आसानी होगी हमें। यानी टार्क 2 और 3 कंट्रीब्यूट करें, ठीक है, क्लॉकवाइज में ये टार्क 2 प्लस टार्क 3 है, ठीक है। ये दोनों ऐड होके आपको जो है टार्क 1 के बराबर टार्क दे रहा है। अब अगर आप टार्क 2 को देखते हैं तो टार्क 2 जो है वो वेट 2 और R2 डिस्टेंस जो है उसका वो हम लेंगे, ठीक है।
यहाँ पर हम थीटा इन्वॉल्व नहीं करते, फिर ये और कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि वेट हमेशा 90 एंगल पर ही एक्ट करता है, तो इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो फिर साइन थीटा बनेगी साइन 90 और इसकी वैल्यू 1 है। अब टार्क 3 में W3 और R3 होगा, इसी तरह टार्क 1 में W1 R1 होगा। अब यहाँ पर आपने कैलकुलेशन R3 की करनी है, तो पहले तो आप जो है इस फैक्टर को दोनों साइड से माइनस करें, ठीक है। आप यहाँ लिख सकते हैं W2 R2 को जो है हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करें ये बोथ साइड से, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम बोथ साइड्स। तो आपके पास जो ये वाला फैक्टर है वो ये उस साइड पर चला जाएगा, क्योंकि प्लस चले यहाँ पर हम इसको इस तरह लिख देंगे R2 प्लस W3 R3, यहाँ भी ये आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और W1 R1 माइनस W2 R2, ठीक है। ये फैक्टर तो यहाँ से कट गया और यहाँ पर आपके पास W3 R3 आ गया और यहाँ पर आपके पास W1 R1 माइनस W2 R2 बच गया। अब यहाँ पर R3 फाइंड करने के लिए दोनों साइड को आपने डिवाइड बोथ साइड बाय जो ये वाला फैक्टर है W3, इससे आप दोनों साइड को जो है आपने डिवाइड करना है। तो क्या आपके पास यहाँ पर W3 यहाँ भी बच जाएगा और यह भी आ जाएगा, तो यहाँ से तो ये कट जाएगा। तो आपके पास जो R3 की वैल्यू आएगी वो इस तरह की W1 R1 माइनस W2 R2 डिवाइडेड बाय W3 आपके पास बच जाएगा। अब अगर हम यहाँ पुटिंग वैल्यूज़ करते हैं, ठीक है, तो R3 को अपनी जगह पर लेके और इन सारे वैल्यूज़ को, W1 की जो वैल्यू है वो है 350 न्यूटन, मल्टीप्लाई आपने इसको R1 से करना है जो कि 3 मीटर है, फिर आपने सब्ट्रैक्ट लगाना है, W2 की वैल्यू 300 न्यूटन है, ठीक है, और इसके साथ आपने फिर R2 की वैल्यू यहाँ से उठाकर 3 मीटर ये भी लगानी है, और हमारे पास जो W3 की वैल्यू है वो है 250 न्यूटन, तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो आपके पास R3 की जो वैल्यू इस तरह बनेगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास जो है 1050 न्यूटन मीटर बच जाएगा, और यहाँ पर इससे जो है आपके पास 900 न्यूटन मीटर बच जाएगा, और नीचे 250 न्यूटन जो है वो आपके पास रहेगा, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास 150 न्यूटन मीटर यहाँ पर बच सकता है, और यहाँ पर ये 250 न्यूटन बच जाएगा, ठीक है। ये न्यूटन इसके साथ कट जाएगा, 150 को 250 से डिवाइड करने से आपके पास जो वैल्यू आएगी R3 की वो आएगी 0.6 मीटर। ये जो है रिक्वायर्ड ओ पॉइंट है, यानी इस पिवट पॉइंट से 0.6 मीटर के डिस्टेंस पर अगर आप तीसरे बच्चे को बिठाते हैं, 250 न्यूटन वाले बच्चे को, तो ये दोनों जो है दोनों साइड पर जो है टार्क इक्वल हो जाएगा और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट होल्ड करेगा, और इस तरह ये शीशा जो है बैलेंस हो जाएगा। प्रॉब्लम 5 में कह रहे हैं कि दो बच्चे खेल रहे हैं और दरवाजे पर जो है वो कुव्वतें लगा रहे हैं, ठीक है। एक अपोजिट साइड से, एक बच्चा उस साइड से फोर्स लगा रहा है, दूसरा इस साइड से फोर्स लगा रहा है, तो ये दोनों इस दरवाजे को बैलेंस किए हुए हैं, यानी दोनों जो है दरवाजे पर जो फोर्सेस लगा रहे हैं ये ना बंद हो रही है ना ओपन हो रही है, ये जो है बस इस पॉइंट पर जो है वो बैलेंस हो चुका है। अब ये कह रहे हैं कि अगर पहला बच्चा, ठीक है, अगर हम देखें इस पे जो है पहला बच्चा जो है फोर्स लगा रहा है, लेट सपोज उसका जो फोर्स है वो है FA, वो लगा रहा है 20 न्यूटन का फोर्स, और इसका जो पिवट से डिस्टेंस होता है इसको अगर हम RA कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो ये जो है वो है 0.60 मीटर के डिस्टेंस पर वो जो है ये फोर्स लगा रहा है, और दूसरा बच्चा जो है वो 0.50 पर जो है वो कुव्वत लगा रहा है, यानी वो उसका जो फोर्स है उस साइड से वो 0.50
मीटर पर लगा रहा है, तो इसके जो मोमेंट आर्म है वो हम आर बी लेंगे और उस बच्चे का जो फोर्स होगा उसको हम एफ बी कंसिडर करेंगे, और ये नामालूम है, इसी को हमने फाइंड करना है। अब दोनों बच्चे जो है, अब जो बी नंबर बच्चा है वो जो टार्क बना रहा है, ठीक है, वो क्लॉक वाइज बना रहा है, और जो हमारे पास बच्चा ए है उसका जो टार्क ए है वो एंटी क्लॉकवाइज टार्क बना रहा है। अगर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट को आप देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि दरवाज़ा बैलेंस पोजीशन में है, तो इसको आपने फिर ये इन दोनों टार्क्स को आपने इक्वल लेना है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के हिसाब से। पहले तो हम डेटा निकालेंगे कि हमें जो डेटा दिया गया है वो है कि एक बच्चा एफ ए, उसका फोर्स है वो है 20 न्यूटन, और दूसरा जो उसका मोमेंट आर्म है आर ए वो 0.60 मीटर है, और फिर उसी बच्चे का जो मोमेंट आर्म है आर बी वो 0.50 न्यूटन है, जो दूसरा बच्चा है, तो उसका आपने फोर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, क्योंकि इन दोनों को आप अगर दरवाज़ा मूव नहीं कर रहा है तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का होना बहुत ही ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट जो है वो कुछ इस तरह से आपको देगा कि जो टार्क क्लॉक वाइज है वो बराबर होगा टार्क एंटी क्लॉक वाइज के, ठीक है। अब क्लॉक वाइज टार्क जो है वो टार्क बी है, ठीक है, और एंटी क्लॉक वाइज जो है वो टार्क ए है। अगर हम इस टार्क के फार्मूले को निकाल दें, चूँकि यहाँ पर जिक्र भी दिया गया है कि ये जो है परपेंडिकुलरली एक्ट करते हैं दरवाजे पर, तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है 90 है, उसको आप अगर नेगलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो टार्क बी जो है वो एफ बी आर बी साइन थीटा आप लगा सकते हैं। साइन थीटा मतलब साइन 90 डिग्री यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ पर ये जो है एफ ए आर ए, और यहाँ पर भी ये साइन 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये दोनों आपस में कट सकते हैं या दोनों से वन आंसर आएगा, तो ये जो है आपके लिए कोई इशू नहीं देगा। अभी एफ बी आर बी और दूसरे साइड पर एफ ए और आर ए रह गया है, ठीक है। दोनों साइड को आपने आर बी से डिवाइड करना है, क्योंकि हमने एफ बी की वैल्यू निकालनी है, तो आर बी से दोनों साइड डिवाइड हो गए हैं। यहाँ लिख सकते हैं डिवाइड बोथ साइड बाय आर बी, ठीक है। तो ये यहाँ से ख़त्म आर बी, और यहाँ पर आपके पास एफ बी की वैल्यू आ गई है, ये एफ ए आर ए डिवाइडेड बाय आर बी है। पुटिंग वैल्यूज़ करें, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं कि एफ बी की जो वैल्यू है, एफ ए की जो वैल्यू है वो है 20 न्यूटन, और आर ए की जो वैल्यू है वो है 0.60 मीटर, और नीचे आर बी की वैल्यू 0.50 मीटर आप डाल दें, और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इन तीनों को, तो आपके पास 24, और ये मीटर के साथ कट जाएगा, तो जस्ट न्यूटन में 24 न्यूटन आएगा। अगर दूसरा बच्चा 0.50 मीटर के मोमेंट आर्म पर फोर्स लगाएगा तो 24 न्यूटन फोर्स रिक्वायर्ड होगी कि इन दोनों तरफ के टार्क बराबर हो जाए, जिससे दरवाज़ा मूव नहीं होगा। प्रॉब्लम नंबर 6 में जो है कह रहे हैं कि एक क्रेन है जो कि बिल्डिंग मटेरियल को उठाता है। जो हमारे पास यहाँ पर गिवन डेटा है वो पहले हम यहाँ पर साथ साथ निकालेंगे कि जो मास उठा रहा है वो, ठीक है, वो है 1500 kg का वेट है वो उठा रहा है। और इस 1500 वेट को अगर आप देखते हैं तो इसके साथ जी भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये 1500 तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले सकते हैं, लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी हम 10 की वैल्यू लगाएंगे ताकि हमें कैलकुलेशन में कोई इशू ना हो। तो ये जो है ये वेट उठाया जा रहा है, 1500 kg का वेट जो है क्रेन उठा रहा है। अगर हमारे पास पहला केस है कि अगर मोमेंट आर्म को आप 20 मीटर रखते हैं,
तो फिर आपके पास जो टार्क आएगा वो कितना आएगा, ये कंसिडर करें कि थीटा यहाँ पर बस 90 डिग्री है सिंप्लिसिटी के लिए। ये केस नंबर ए है। केस बी में कह रहे हैं कि अगर मोमेंट आर्म को आप 12 मीटर रखो तो फिर उस वक्त जो टार्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है, तो आपने टार्क मालूम करना है। यहाँ भी आपने थीटा को 90 डिग्री ही कंसिडर करना है। ये क्रेन के लिए हैं। जब आपके पास दो क्रेन हो, एक का जो मोमेंट आर्म हो वो 20 मीटर हो, दूसरा का 12 मीटर हो, सिमिलर सिचुएशन है, तो सिमिलर सिचुएशन में आपने टार्क की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहाँ से अगर आप देखते हैं तो वेट का फार्मूला आप लगाए mg, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से आपके पास 15,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, जिसको आप न्यूटन लिख सकते हैं। ठीक है, वेट लाजमी है क्योंकि मास जो है वो डायरेक्ट आप यूज़ नहीं कर सकते, फिर बाद में आपने जी इंट्रोड्यूस करना होगा। तो सोल्यूशन फॉर पार्ट ए अगर हम करें तो हमारे पास जो टार्क 1 होगी वो होगी W1। चलो W1 तो यहाँ पर हम नहीं है, दोनों केसेस में हमारे पास जो है वो लोड सेम ही है, तो W1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये W ही होगा। लेकिन जब टार्क 1 फाइंड करना है तो आपने R1 की वैल्यू लगानी है और थीटा की वैल्यू लगानी है। थीटा 90 है। पुटिंग वैल्यूज़ करें आप, 15,000 न्यूटन का कुवत है और साथ में आपने R1 की वैल्यू 20 मीटर लगाई और साइन 90 भी आपने लगा दिया जो कि 1 के बराबर है। तो यहाँ पर टार्क 1 की जो वैल्यू आएगी वो है 30 जीरोज़ यहाँ से आएंगे, ठीक है, और एक ज़ीरो वहाँ से आएगा। तो ये इस तरह जो 3 लाख न्यूटन मीटर की आपके पास टार्क आएगी, 3 लैक्स जो है वो इसकी जो है टार्क होगी। अगर हम सॉल्यूशन करते हैं पार्ट बी के लिए तो टार्क 2 के लिए वही वेट होगा लेकिन R2 होगा और साइन थीटा होगा। पुटिंग वैल्यूज़ यहाँ भी करते हैं तो आपके पास 15,000 न्यूटन एक तरफ और मोमेंट आर्म 12 है और साइन 90 डिग्री आप ले सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई लगाए तो बहुत बेटर रहेगा। ये भी 1 के बराबर है और यहाँ पर ये मीटर है, तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 12 इंटू 15 तो आपके पास जो है वो 18, जो कि यहाँ पर आपके पास 1,80,000 न्यूटन मीटर टार्क आएगा। ये आपके पास टार्क 2 है। यानी जितना मोमेंट आर्म कम रखोगे तो आपका यहाँ पर जो टार्क का मोमेंट, जिसको आप यहाँ पर मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं, तो वो कम आएगा। अगर आप ज़्यादा मोमेंट आर्म रखते हैं तो फिर आपके पास मोमेंट ऑफ फोर्स भी ज़्यादा आएगा। और इस तरह चैप्टर नंबर 4 यहाँ पर अख्ताम पजीर होता है। चैप्टर नंबर 5 में मुलाकात होती है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।